हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि राज्य के लिए उदारवादी दृष्टिकोण क्या होती है। तो देखिए, उदारवादी दृष्टिकोण राज्य के संबंध में सबसे पुराना और वर्तमान युग का सबसे लोकप्रिय दृष्टिकोण माना जाता है। इस दृष्टिकोण का आरंभ यूनानी विद्वान प्लेटो और अरस्तू के विचारों से हुआ था और इसीलिए इन्हें इस दृष्टिकोण का पितामह भी माना जाता है। यह विचारधारा राज्य की निरंकुशता और चर्च के व्यक्ति के जीवन पर कठोर नियंत्रण के विरुद्ध में आई थी। अब देखिए दोस्तों, जब जो पुराने ज़माने में जो राज्य लोगों के ऊपर अपना कब्जा, अपना प्रभुत्व रखते थे और उन्हें अपना गुलाम बना के रखते थे, उसके विरुद्ध में। और जो चर्च के पादरी लोग होते थे, वह जो किसानों से बहुत अधिक कर वसूलते थे, उन्हें गुलाम बना के, तो उसके विरुद्ध में यह दृष्टिकोण, यह विचारधारा उत्पन्न हुई थी। और इसका और इसकी यह व्यक्ति के स्वतंत्रता के समर्थन के रूप में 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। इसका उद्देश्य व्यक्ति को हर प्रकार के अस्मितावाद से मुक्त कराना था और व्यक्ति के विकास के मार्ग में आने वाली हर प्रकार की रुकावटों को दूर करना था। अब देखिए, इसका जो उद्देश्य था वह अस्मितावाद, किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक पावर ना देनी चाहिए, इसलिए यह अस्तित्व में आई थी। और यह व्यक्ति के विकास में जितनी भी रुकावटें आती हैं उनको दूर करने के लिए अस्तित्व में आई थी। तो आप समझ गए होंगे उदारवादी दृष्टिकोण क्या है, यह विचारधारा क्यों आई थी। तो देखते हैं इसके रूप क्या क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, उदारवादी के दो रूप पाए जाते हैं, एक पुरातन या परंपरावादी उदारवाद, आधुनिक, और एक समकालीन उदारवाद। इन्हें हम इंग्लिश में क्लासिकल लिबरलिज्म भी कहते हैं और मॉडर्न लिबरलिज्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है। तो देखिए, जो पुरातन उदारवाद है, पुरातन उदारवाद उदारवाद का पुराना रूप है। अब जो पुरातन उदारवाद है, जब सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जब उदारवाद का अस्तित्व में आया था, तो उसको हम पुरातन उदारवाद कहते हैं। और यह व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थन करता है। अब व्यक्तिवादी विचारधारा क्या है वह देखिए। यह व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दिए जाने तथा राज्य के कार्य को सीमित किए जाने के पक्ष में है। जो व्यक्तिवादी विचारधारा है उसका मानना है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता, अधिक से अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए, कार्य दिए जाने चाहिए, जिससे वह अपना कार्य खुद करे और राज्य उसके कार्यों में दखल अंदाजी ना करे। यह व्यक्तिवादी विचारधारा है और यह राज्य के आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। और जो व्यक्तिवादी विचारधारा, वह राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करती है, क्योंकि राज्य व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करता है और उसकी स्वतंत्रता को सीमित करता है। इसलिए परंपरावादी मुक्त रहने दो की नीति का समर्थन भी करते हैं। अब आप मुक्त रहने दो की नीति क्या है यह भी समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि परंपरावादी उदारवाद खुली प्रतियोगिता और स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में है। अब यह चाहते हैं कि खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए। जो पुरातन उदारवाद है वह सोचते हैं कि खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिसमें बिना नियम कानून के व्यापारी और लोगों को उसमें भाग लेना चाहिए और व्यापार स्वतंत्र होना चाहिए। इसका यह समर्थन करते हैं। और इनका मानना है कि राज्य को आयात निर्यात, उत्पादन, वितरण, मजदूरों की मजदूरी और उनके काम करने के लिए घंटे आदि निश्चित करने के लिए नियम नहीं बनाने चाहिए। मतलब सरकार को उनके कार्यों में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, ऐसा पुरातन उदारवाद का मानना है। और आपूर्ति इस क्षेत्र में उसे खुला छोड़ दिया जाना चाहिए, ताकि व्यक्ति मांग और पूर्ति के नियमों के अनुसार आर्थिक गतिविधि को नियंत्रित कर सके। और इनका मानना है कि राज्य को वही कार्य करने चाहिए जो व्यक्ति नहीं कर सकता है, जैसे कि सड़कें बनवाना, यातायात के साधन और बाहरी सुरक्षा। अब देखिए, इनका मानना है कि सरकार को वही कार्य करने चाहिए जो एक व्यक्ति अकेला अपने मन से नहीं कर सकता है, जैसे बाहरी देशों से आयात निर्यात करना या बाहरी देशों से कैसे संबंध रखने हैं राज्य को, वह कार्य। और जो सड़कें बनाना, यातायात के साथ, सिर्फ ये कार्य सरकार को करने चाहिए। बाकी राज्य के आंतरिक जो मामले हैं उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मजदूर चाहे चाहे पूंजीपति लोग मजदूरों का चाहे जितना शोषण करे, राज्य में उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा पुरातन उदारवाद का कहना है। और जॉन लॉक और एडम स्मिथ इस विचारधारा का समर्थन करते थे। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पुरातन उदारवाद क्या है। वह व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दिया जाना चाहता है, ताकि वह अधिक से अधिक व्यापार कर सके। और वह राज्य को कम से कम शक्तियां दिया जाना चाहता है और वह कुछ ही कार्य राज्य को वह चाहता है कि राज्य को कुछ ही कार्य दिए जाने चाहिए, जैसे कि यातायात और सड़कें बनाना और बाहरी देशों से संबंध रखना, केवल इतना ही। अब देखते हैं आधुनिक उदारवाद क्या है। तो देखिए, आधुनिक उदारवाद 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के आरंभ में परंपरावादी उदारवाद के बहुत भयानक परिणाम निकले। अब देखिए,
19वीं शताब्दी के आरंभ में जो परंपरावादी उदारवाद था, जो उसके बहुत अधिक परिणाम निकलने लगे। जो पूंजीपति लोग थे वह मजदूरों का शोषण करने लगे, उन्हें उनके पैसे ना देने लगे, मतलब उनके पैसे खा जाने लगे, ऐसे सारे कार्य करने लगे। अभी देखते हैं आगे। 19वीं शताब्दी के आरंभ में इसके बहुत भयानक परिणाम है। इस नीति के अंतर्गत पूंजीवादी द्वारा मजदूरों का जी भरकर शोषण किया गया और उनसे 18-18 घंटे काम कराने लगे और उन्हें कम से कम मजदूरियां दी जाने लगी। और फिर 19वीं शताब्दी के अंत में परंपरावादी विचारधारा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब इतनी सारी प्रॉब्लम राज्य में आने लगी इस विचारधारा के कारण, तो 19वीं शताब्दी में उस परंपरावादी विचारधारा में कुछ परिवर्तन किए गए और उसका J.S. मिल और T.H. ग्रीन आदि विद्वानों ने समर्थन किया और इन विद्वानों के द्वारा राज्य के ना हस्तक्षेप किए जाने वाली नीति का विरोध किया गया। और जो पुरातन उदारवाद का मानना था कि राज्य को व्यापारी या लोगों के बीच में आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उस नीति का J.S. मिल और T.H. ग्रीन ने विरोध किया गया था। तो यह थी आधुनिक उदारवाद। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि आधुनिक उदारवाद राज्य को नैतिक और सामाजिक संस्था मानते हैं। यह राज्य को एक सामाजिक संस्था मानते हैं जो व्यक्ति के लिए कार्य करती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए कार्य करती है, ऐसा आधुनिक उदारवाद मानते हैं। और हमने पीछे पढ़ा कि पुरातन उदारवाद मानते हैं, पुरातन उदारवाद राज्य को एक आवश्यक एक बुराई के रूप में मानते हैं, जबकि आधुनिक उदारवाद इसको सामाजिक संस्था मानते हैं। और इनका मानना था कि सामाजिक शांति केवल राज्य के द्वारा स्थापित की जा सकती है और आधुनिक उदारवाद तो राज्य को सर्वाधिक कल्याण की संस्था मानते हैं। आधुनिक उदारवाद, जो आधुनिक लोग हैं, आधुनिक विद्वान, वह राज्य को एक सार्वजनिक कल्याण की संस्था मानते हैं। अब देखिए उदारवादियों के राज्य के स्वरूप के संबंध में मुख्य विचार। अब देखिए उदारवाद के राज्य के संबंध में कैसे विचार है उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए पुरातन उदारवाद और आधुनिक उदारवाद में कुछ अंतर तो पाए जाते हैं और इनमें कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं। और उनमें कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले राज्य मनुष्य द्वारा बनाई गई संस्था है। अब जो पुरातन उदारवाद और आधुनिक उदारवाद है, दोनों का मानना है कि जो राज्य है वह मनुष्य द्वारा बनाई गई एक संस्था है। वह कैसे देखते हैं। उदारवादियों का मानना है कि राज्य मनुष्य द्वारा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई एक संस्था है। हॉब्स, लॉक और रूसो इनके द्वारा इस विचारधारा का समर्थन किया गया और हॉब्स, लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि राज्य किस प्रकार अस्तित्व में आया। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों, तो उसकी वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर देखिएगा। और इनका विचार है कि राज्य के अस्तित्व में आने से पहले मनुष्य प्रकृति के राज्य में रहता था और कुछ कारणों से उनका जीवन अशांत हो गया और जिसमें आपस में समझौता करके राज्य के नाम की संस्था में। अरे हॉब्स, लॉक और रूसो का मानना था कि जब राज्य अस्तित्व में नहीं आया था उससे पहले लोग प्रकृति के राज्य में रहते थे और फिर वहां पे उनके बीच में कुछ अनबन या फिर रुकावटें पैदा हो गई, जिसके कारण उन्होंने आपस में समझौता किया और फिर उन्होंने राज्य नाम की एक संस्था बनाई। इसको सामाजिक समझौता का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यह इनकी थ्योरी थी हॉब्स, लॉक और रूसो की। और इसी थ्योरी के अनुसार राज्य अस्तित्व में आया था और इसीलिए उदारवादियों का मानना है कि राज्य मनुष्य द्वारा बनाई गई एक संस्था है, ना कि प्राकृतिक संस्था है। और दूसरा पढ़ते हैं कि राज्य और समाज में अंतर। देखिए उदारवादियों ने समाज और राज्य के बीच अंतर किया है। इन्होंने राज्य और समाज के दो अलग अलग संस्था माना है। अब जो राज्य और समाज के बीच में उदारवादियों ने अंतर किया है, इनका मानना है कि राज्य अलग होता है और समाज अलग होता है। अब किस प्रकार अलग होता है, देखिए उदारवादियों के अनुसार समाज राज्य से पुराना है। इनका मानना है कि जो राज्य है वह समाज के अंदर से निकला और समाज का एक भाग है राज्य। इस प्रकार से भी अंतर है। और राज्य की एक सीमा होती है जबकि समाज की कोई सीमा नहीं होती है। उदारवादियों का मानना है कि जो राज्य है उसकी एक निश्चित सीमा होती है। जैसे कि दोस्तों आप देखते हैं कि हमारा भारत वह एक राज्य है, उसकी एक सीमा होती है। जैसे उसके बगल में चीन, पाकिस्तान, यह सारे देश आ जाते हैं, जबकि समाज की कोई सीमा नहीं होती है। ऐसा मानना है। राज्यों के पास प्रभुसत्ता होती है और समाज के पास प्रभुसत्ता नहीं होती है। यह सब दोस्तों अगर आपने अंतर राज्य और समाज के बीच में जानना भी है तो उसके बारे में हमने पहले वीडियो बना दिया है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको विस्तार पूर्वक पता लग जाए कि राज्य और समाज में क्या अंतर पाए जाते हैं और क्यों यह अंतर पाए जाते हैं। तो तीसरा देखिए राज्य शांति स्थापित करने के रूप में है। परंपरावादियों का मानना है कि राज्य का काम राज्य के अंदर शांति की स्थापना करना है। वह लोगों के बीच हुए विवादों को सुलझाता है और उनके बीच शांति स्थापना करता है। अब उदारवादियों का मानना है कि जो राज्य का कार्य है वह राज्य के अंदर शांति बनाए रखना है, जिसके लिए वह लोगों के बीच के विवादों को सुलझाता है, बाहरी देशों के आक्रमण करने से रोकता है, इस प्रकार के कार्य करता है राज्य। ऐसा उदारवादियों का मानना है।
राज्य अधिकारों का रक्षक है। देखिए उदारवादियों विद्वान राज्य को अधिकारियों का रक्षक के रूप में मानते हैं। लॉक रूसो अधिकारों को प्राकृतिक मानते हैं और उनके अनुसार राज्य अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया है। अब देखिए जो उदारवादी हैं उनका मानना है कि जो राज्य है वह अधिकारों की रक्षा के लिए आया है, और जो हॉब्स लॉक रूसो हैं इनका मानना है कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार यह प्राकृतिक अधिकार है और राज्य ने इन अधिकारों को नहीं बनाया है और राज्य इन अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसा लॉक और रूसो का मानना था। और उदारवादी भी यही मानते हैं कि जो अधिकार है वह राज्य नहीं बनाता है, वह राज्य केवल इन अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसा उदारवादियों का मानना है। अब देखते हैं, अब पांचवा देखिए, लोकतंत्र शासन के समर्थन। उदारवादियों का मत है कि जब तक राज्य का स्वरूप लोकतंत्र नहीं होगा तब तक वह जन कल्याण का कार्य नहीं कर सकता है। अब देखिए आप समझ गए होंगे कि जो उदारवाद है वह लोकतंत्र का समर्थन करता है। वह कहता है, उदारवाद कहता है कि जब तक राज्य के अंदर लोकतंत्र नहीं होगा तब तक राज्य का कल्याण नहीं हो सकता है, वह एक कल्याणकारी राज्य नहीं माना जा सकता है। अब इसलिए वह लोकतंत्र प्रणाली का समर्थन करते हैं और इनका मानना है कि अगर कोई शासक राज्य के लिए कार्य नहीं करता है तो लोगों के पास अधिकार होने चाहिए कि वह शासक को बदल सके। अब यार लोकतंत्र शासन का समर्थन करते हैं कि अगर राजा कोई कार्य नहीं करता है, सरकार कोई कार्य नहीं करती है तो लोगों के पास अधिकार होने चाहिए कि उसे बदल सके। अब छेवा देखिए, इच्छा ना कि शक्ति राज्य का अधिकार है। अब देखिए उदारवादियों का मानना है कि शक्ति नहीं अपितु व्यक्ति की इच्छा राज्य का आधार है। हॉब्स लॉक और रूसो ने भी अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में राज्य का आधार इच्छा को बताया। अब देखिए उदारवाद का मानना है कि जो राज्य अस्तित्व में आया है वह किसी शक्ति की वजह से अस्तित्व में नहीं आया, वह लोगों की आपसी सहमति, आपसी इच्छा के अनुसार अस्तित्व में आया है। इनका मानना है कि लोगों ने आपस में अपनी इच्छा अनुसार समझौता किया और फिर राज्य नाम की संस्था का अस्तित्व हुआ। इस प्रकार यह कहते हैं कि राज्य कोई शक्ति, जोर जबरदस्ती का परिणाम नहीं है, यह व्यक्ति की आपसी सहमति और इच्छा के अनुसार ही यह इस राज्य का अस्तित्व हुआ है और यह बना है। ऐसा उदारवादियों का मानना है। अब देखिए आप इसके स्वरूप को समझ गए कि यह राज्य को किस प्रकार की संस्था मानते हैं। अब देखते हैं राज्य स्वरूप संबंधी उदारवादी विचारधारा की आलोचना, कि जो उदारवादी विचारधारा उसकी आलोचना किस प्रकार की गई है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एकरूपता की कमी है। अब देखिए उदारवादी विचारधारा के सिद्धांत को क्रम से प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहे। अब देखिए उदारवादी विचारधारा किसी टाइम के अनुसार नहीं बनी है। यह 16वीं शताब्दी में यह बनी थी, उदारवादी विचारधारा अस्तित्व में आई थी और उसके बाद से समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। परंपरावादी उदारवाद राज्य को आवश्यक बुराई स्वीकार करते हैं, जबकि आधुनिक उदारवाद राज्य के जन कल्याण की संस्था मानते हैं। देखिए जो परंपरावादी उदारवाद है वह राज्य को बुराई स्वीकार करते हैं, जबकि आधुनिक उदारवाद राज्य को जन कल्याण की संस्था मानते हैं। इसी प्रकार कुछ उदारवादी राज्य को प्राकृतिक संस्था मानते हैं और कुछ इसे बनावटी संस्था। तो देखिए जितने भी उदारवाद है इसमें सब परिवर्तन होते रहे और कोई भी एक विचार पर टिका हुआ उदारवाद नहीं है। इसकी एक भी विचारधारा टिकी हुई नहीं है। कुछ इसे कोई संस्था मानते हैं, कुछ इसे कल्याणकारी संस्था मानते हैं, कुछ इसे प्राकृतिक संस्था मानते हैं। तो इस प्रकार भी इस दृष्टिकोण की आलोचना की गई है उदारवाद की। अब दूसरी देखते हैं, राज्य बनावटी संस्था नहीं है। देखिए हमने ऊपर बात की कि राज्य एक बनावटी संस्था है जिसका मनुष्य की इच्छा अनुसार अस्तित्व में आई है, बनी है, जबकि उदारवादी राज्य को मनुष्य द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई एक बनावटी संस्था मानते हैं। परंतु उनका यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि राज्य बनावटी संस्था नहीं है, वह प्राकृतिक संस्था है जिसका विकास धीरे धीरे स्वयं हुआ है। अब देखिए उदारवाद का मानना है कि राज्य को मनुष्य ने बनाया है और वह मनुष्य द्वारा बनाई गई बनावटी संस्था है, जबकि बाकी विद्वान मानते हैं कि राज्य कोई बनावटी संस्था नहीं है, वह एक प्राकृतिक संस्था है जिसका अपने आप विकास हुआ है। ऐसा बाकी विद्वानों का मानना है। तो इस प्रकार भी उदारवादी विचारधारा की आलोचना की गई है। अब तीसरी आलोचना देखते हैं कि राज्य अन्य संघों की भांति एक संघ नहीं है। देखिए उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनेकों संघ बनाता है और राज्य भी उन्हीं संघों में से एक संघ है। परंतु यह विचार भी ठीक नहीं है, क्योंकि राज्य को अन्य संघों के समान दर्जा नहीं दिया जा सकता है। राज्य एक प्रभुसत्ता संपन्न संगठन होता है जो कि राज्य में रहने वाले हर व्यक्ति के हितों का ध्यान रखता है। अब देखिए जो उदारवाद है वह मानते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति हर प्रकार के संगठन बनाता है, समूह बनाता है, उसी प्रकार से राज्य भी एक समूह है। ऐसा उदारवादियों का मानना है। जबकि अन्य विद्वान मानते हैं कि अन्य संघों की तरह राज्य एक संघ नहीं है, राज्य के पास एक प्रभुसत्ता नामक शक्ति होती है जिसके अनुसार वह सारे संगठनों पर अपना नियंत्रण रखता है और उनके कार्यों को बाधित करता है या नियंत्रित करता है।
ऐसा अन्य विद्वानों का मानना है। तो इस प्रकार भी उदारवादियों की आलोचना की गई है। चौथा देखते हैं पॉइंट कि किस प्रकार आलोचना की गई है। राज्य के कार्य सीमित नहीं किए जा सकते हैं। अब देखिए, परंपरावादी राज्य को सीमित कार्य दिए जाने के पक्ष में, जबकि आज राज्य के कार्य सीमित नहीं किए जा सकते हैं। वर्तमान राज्य कल्याणकारी राज्य है, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के सर्वतोमुखी विकास के लिए वातावरण पैदा करना है, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य को अनगिनत कार्य करने पड़ते हैं। अब देखिए, जो उदारवादी विचारधारा के समर्थन है, उनका जो परंपरावादी उदारवादी थे, हमने आपको पहले बताया कि वह राज्य को आवश्यक बुराई स्वीकार करते, इसलिए वह राज्य को ज्यादा कार्य नहीं देते। वह केवल सड़कें बनाना, बाहरी देशों के साथ संबंध, केवल यही कार्य करने के लिए देते थे। जबकि जो अब के विद्वान हैं, वह मानते हैं कि राज्य कल्याणकारी संस्था है और राज्य के कार्य सीमित नहीं किए जा सकते हैं, राज्य अनगिनत कार्य करता है। इस प्रकार भी इनकी आलोचना की गई है। अब राज्य अधिकारों का स्रोत है। देखिए, लॉक का विचार है कि अधिकार प्राकृतिक हैं और राज्य इनकी रक्षा के लिए अस्तित्व में आता है। इस तरह राज्य अधिकारों का स्रोत नहीं बल्कि रक्षक है, जबकि यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि आज व्यक्ति उन्हीं अधिकारों का उपभोग कर सकता है जो राज्य द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, और व्यक्ति राज्य की इच्छा के विरुद्ध किसी अधिकार का उपभोग नहीं कर सकता है। इसी तरह राज्य अधिकारों का स्रोत है। अब देखिए, जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे, विद्वान थे, उनका मानना था कि जो राज्य है वह अधिकारों का स्रोत नहीं है, वह उनका रक्षक है, यह अधिकारों की रक्षा करता है। जबकि जो अन्य विद्वान है, वह उदारवादी की इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि जो राज्य है वह अधिकारों का स्रोत नहीं है, वह अधिकारों का रक्षा करता है। वह अधिकारों को बनाता है, उनको जन्म देता है और उनका एक स्रोत है, ऐसा बाकी विद्वानों का मानना है। तो इस प्रकार भी इसकी आलोचना की जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी यह वीडियो खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।